नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली के ओखला के लगभग 250 घरों पर इस वक्त पीले पंजे की दरकार लटकी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और उसके अलावा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने 250 से ज़्यादा घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से लाल कट का निशान लगाया गया है, वहीं DDA की तरफ से नोटिस लगाए गए हैं। इन दोनों ही विभागों ने कहा है कि ये ज़मीन उनकी है। हालांकि पिछले 70-80 सालों से यहाँ पर रह रहे लोगों का कहना यह है कि वो इन जगह का बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स दे रहे हैं। यहीं पर उनके बच्चे पल बढ़कर बड़े हुए हैं और यहीं से उनके बुज़ुर्गों के जनाजे भी उठे हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। दिल्ली का ओखला पहली बार सुर्खियों में नहीं, इससे पहले भी CA/NRC के प्रोटेस्ट को लेकर के शाहीन बाग और ओखला सुर्खियों में रहा था। और यही वजह है कि लोगों का मानना यह है कि शाहीन बाग और ओखला हमेशा सुर्खियों में रहा है और इसका कुछ लोगों को राजनीतिक फ़ायदा मिलता रहा है। और इसीलिए ओखला को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए इस बार एक बार फिर पोस्टर का सहारा लिया गया है। आपको बता दें कि जिन घरों पर पोस्टर लगाए गए हैं उन घरों में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग मीडिया के कैमरों पर बात करने से बच रहे हैं और कुछ भी कहने से सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि मीडिया के कैमरे से बचकर वो पत्रकारों से अपने दिल की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग 250 से ज़्यादा घरों में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं जिन पर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। इन लोगों का कहना यह है कि हमें सरकार और कोर्ट दोनों से उम्मीद है कि 1 लाख के करीब ये लोग कहाँ जाएंगे, इनके घर परिवार, इनके रोज़गार का क्या होगा। और ऐसे में सरकार और कोर्ट दोनों से उम्मीद है कि इनको राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ये मामला पिछले सन 80 के दशक से लगातार चलता आ रहा है। हालांकि सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन कभी इस तरह के पोस्टर नहीं लगाए गए और ना ही कोई इसमें कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर के आदेश दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये अज्ञात नोटिस है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। अब लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करने के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। प्री मानसून की बरसात शुरू हो गई है। पहाड़ों में जहां बरसात की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, वहीं तटवर्ती इलाकों पे यानी नदियों के तटों के आसपास रह रहे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ऐसे इलाके जहां पे प्राकृतिक जलप्रपात या झरने हैं, वहां पर भी दुर्घटनाओं की जो संभावना है बढ़ गई है। ऐसा ही एक मामला देहरादून जिले के बेहद प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चक्राता में हुआ है। चक्राता में टाइगर फॉल, जो कि एक बड़ा नेचुरल फॉल है जहां पे सैकड़ों की संख्या में रोज देश भर के सैलानी आते हैं, वहां पे एक बड़ी दुर्घटना हुई है। टाइगर फॉल में नहा रहे लोगों पर बरसात की वजह से एक पेड़ अचानक फॉल के नीचे आ गिरा, जिसके नीचे दबने से उत्तराखंड के एक स्थानीय व्यक्ति और दिल्ली की एक पर्यटक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि उससे ठीक पहले स्कूल के 90 बच्चे जो स्कूल के टूर पे आए थे, एजुकेशनल टूर पे आए थे, वो नहा रहे थे। और जैसे ही वो लोग नहा के निकले, ये दोनों पर्यटक जो मृतक हैं, ये नहाने उतरे और अचानक बरसात हल्की हल्की हो रही थी और ऊपर से एक बड़ा पेड़ गिरा, जिसके नीचे दब करके दोनों लोगों की तत्काल मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला गया और जब अस्पताल ले जाया गया तो उनको मृतक घोषित कर दिया गया। इस दुर्घटना ने एक बड़ा संदेश भी दिया है कि पहाड़ों में जो भी पर्यटक बरसात के सीजन में आए तो इस तरह की दुर्घटनाओं का ध्यान रखें, शायद वो सुरक्षित यात्रा करके खुशी खुशी वापस जा सकेंगे। हालांकि सरकार भी इसको ले करके गाइडलाइन जारी करती है समय समय पे। मौसम विज्ञान केंद्र भी समय समय पे गाइडलाइन जारी करता है कि बरसात में आप पहाड़ों की यात्रा पे आए तो कौन कौन से एहतियात बरतें, लेकिन बावजूद उसके लोग लापरवाही करते हैं और इस तरह की दुर्घटनाओं में अपने प्राणों को खो देते हैं। सरकार ने भी सबसे अपील की है पर्यटकों से कि जब भी आए बरसात के समय में, तो बरसात के समय की जो SOP होती है एक, उसका ज़रूर पालन करें। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टरों में हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर अवैध प्लॉटिंग की, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर अवैध प्लॉटिंग होती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज जिलाधिकारी के द्वारा एक जनता दरबार लगाया गया और जिसमें 131 से भी अधिक जो शिकायतें हैं वो आई हैं, और जिसमें खासकर अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें थी। इसके साथ ही कुछ लोगों के ऐसे बिजली के बिल थे कि जिनको माफ़ कराना था, इस तरह की शिकायतें थी, जो कि कुछ करते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं और उनका जो बिल है वो अधिक आया हुआ है, उसको माफ़ भी जिलाधिकारी के द्वारा कराया गया है। और इसी तरीके से देखिएगा कि जिलाधिकारी के द्वारा तमाम तरह की इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गरीबों को सहारा मिल सके, और जो कहीं ना कहीं परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी के द्वारा एक भिक्षा वृत्ति को लेकर भी गाड़ियों का प्रबंध किया गया है कि जो बच्चे सड़क पर भिक्षा वृत्ति मांगते हैं उनको पकड़कर उनको पढ़ाई के लिए भेजना, ये कहीं ना कहीं अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं इसके कहीं ना कहीं लाभ जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से राजधानी देहरादून की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को जाम का जाम झेलना पड़ता है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो लोग सड़कों पर लगा देते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी को लेकर एक ऑटोमेटिक जो पार्किंग है वो राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बनाई जा रही है, जिसका कार्य अब समाप्त होने वाला है। यानी कि जल्दी लोगों को एक अच्छी पार्किंग मिलेगी, जो कि 3 लेयर में पार्किंग होगी, यानी कि 3 मंजिल तक वो पार्किंग होगी, वहाँ पर अपने लोग गाड़ियाँ अपनी पार्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जिलाधिकारी के द्वारा लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि चाहे कोई भी गरीब हो, यदि किसी की कोई फरियाद आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत में 3000 सिखों के धर्मांतरण का मामला अब राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। सिखों को ईसाई बनाने में इंटरनेशनल एजेंसियां शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। मामला चर्चा में आया तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त हो गए हैं। सीएम के निर्देश पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह ने जिले में पहुंचकर मामले की जांच की है। परमिंदर सिंह ने डीएम एसपी से भी मुलाकात कर पूरी जानकारी हासिल की है। परमिंदर सिंह का कहना है कि नेपाल सीमा से लगा तराई का यह क्षेत्र शिक्षा के मामले में पिछड़ा है। शिक्षा के अभाव के कारण कुछ लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया गया है। उन्होंने चिंता जताई है कि अगर सिख समुदाय का धर्मांतरण होने लगेगा तो सनातन धर्म का क्या होगा। परमिंदर सिंह ने आशंका जताई कि इस मामले में इंटरनेशनल एजेंसियां का भी हाथ हो सकता है। उधर जिले में एक और धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें बीमारी ठीक करने व आर्थिक रूप से मजबूत करने का झांसा देकर थाना हजारा क्षेत्र के वेला गांव की एक महिला का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। फायदा न होने पर महिला फिर से सिख धर्म में आ गई है, तो आरोपियों ने महिला व उसके पति को बुरी तरह मारा पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस से शिकायत करने पर आरोप है कि पुलिस ने थाने से गाली व धक्का देकर जेल भेजने की धमकी देकर भगा दिया। पीड़ित परिवार ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिलिंग के अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गा के साथ डीएम एसपी से मिला है और मामले की शिकायत की है। धर्मांतरण के मामले में रोक लग सके और लोग धर्म परिवर्तन न करने पर मजबूर हों, इसको लेकर आयोग सदस्य ने डीएम को गरीब सिख समुदाय के लोगों को पट्टे की जमीन देने और प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। और 2022 में लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने NSA लगाने की भी सिफारिश की है। गौरतलब है कि जिले की नेपाल सीमा से सटे गांव के 3000 सिखों का लालच और चंगाई सभाओं के जरिए धर्मांतरण कराया गया है। 160 परिवारों की लिस्ट भी प्रशासन को सौंपी गई है, जो कथित तौर पर सिख धर्म छोड़कर ईसाई बन गए थे। अब गुरुद्वारा कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लोगों की घर वापसी भी कराई जा रही है। हालांकि लगातार मामला धर्मांतरण का ये तूल पकड़ रहा है और पीलीभीत से लेकर मामला अब लखनऊ तक पहुंच गया है, जिसके बाद मामले में पूरी तरीके से जांच हो रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज, पीलीभीत। देश में एक बार कोविड-19 के केस जो है फिर से सामने आने लगे हैं। ऐसे में बीते दिनों जहां कोरोना के टेस्ट किए जा रहे थे, जिसमें अब तक देश में करीब 1000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव जो है पाए गए हैं, उसमें एक्टिव केस जो है सबसे ज़्यादा केरल में नज़र आ रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और दिल्ली में भी केस जो है बढ़ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में भी अब केस जो है वो सामने आने लगे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव में अब तक सबसे ज़्यादा केस आए हैं। इस समय हम फरीदाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर भी अब तक करीब 5 ऐसे मामले जो है कोविड-19 के सामने आए। हालांकि 5 इस बार वेरिएंट जो है कोविड के जिनके सैंपल जो है अब तक कलेक्ट किए गए हैं। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग पूरे तरह से सतर्क नज़र आ रहा है और लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि आप अगर खांसी जुकाम या बुखार के पेशेंट हैं तो आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा। और इसी के लिए फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में यहाँ पर जो है एक टेस्ट सैंपल का कलेक्शन करने का यहाँ पर जो है एक सेंटर बनाया गया है और इस तरह से लोगों को जो है अवेयर किया जा रहा है। फरीदाबाद के जो सिविल अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सभी बड़े अधिकारी जो है इसी हॉस्पिटल में बैठते हैं। हालांकि पिछले दिनों जो एक जो लैब थी इनकी वो जो है अभी संचालन तौर पर उसकी नहीं हो पाई है, वहाँ पर अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इसलिए एक छोटा कैबिन इन्होंने जो है अभी फ़िलहाल जो है लोगों को टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर बनाया गया और यहीं पर उसके जो है सैंपल कलेक्शन किए जा रहे हैं और उसके बाद जो है अलग अलग टेस्ट लैब में भेजने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी तक फरीदाबाद में 5 जो है पेशेंट को कोविड के सामने आए हैं और उनको अलग अलग जो है उनको क्वारंटाइन किया गया उन्हीं के घरों में और उनसे राहत बरतने की बात की गई है और उनके जो परिवार वाले हैं उनके भी अब जो है टेस्ट करने प्रशासन की ओर से शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार जो है बैठकें कर रहा है और ये सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहा है कि जो कोविड के जो पेशेंट हैं उनका टेस्ट संभव जो है जल्द से जल्द किया जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके। और यही जानकारी दी जा रही है कि जो भी खांसी जुकाम या बुखार के पेशेंट अगर हैं, उनको अगर इस तरह के लक्षण हैं तो वो लोगों से दूरी बना कर रखें, बाहर ना जाएं और जाएं तो फिर मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोने का काम करें। और ये जो है लगातार इस तरह की अब जो है सैंपलिंग की काम जो है की जा रही है। हालांकि अभी भी इसमें स्वास्थ्य विभाग जो है नज़र जो आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं अभी उसमें और भी व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत लग रही है। हालांकि 5 अभी फरीदाबाद में पेशेंट सामने आए हैं। जब इस बारे में अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं और जल्द ही लोगों के जो सैंपल हैं वो कलेक्ट करके उसको आगे जो है चेक करने के लिए भेजे जा रहे हैं और ये तय किया जा रहा है कि इस बार कौन कौन से वेरिएंट में जो है कोविड-19 जो है बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक देश में 1000 से अधिक पेशेंट जो है कोविड-19 के सामने आए हैं, तो वहीं 10 लोगों ने अभी तक जो है कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। ऐसे में अब लगातार चिंता जो है बढ़ती जा रही है लोगों के बीच, लेकिन स्वास्थ्य विभाग यही कह रहा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है ताकि इसको आसानी से ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अब तक जो 2 बार कोरोना आया उससे कैसे देश ने देखा, समझा और उसके बाद उसका हल निकालने का प्रयास किया था, उससे बचाव का काम किया था। इस बार भी अगर कोविड आता है तो उससे कैसे बचाया जा सकता है, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है, इसी की तैयारी अब स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। मैं हूं इरशाद अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे मुंबई की उस बड़ी घोटालेबाजी की जिसने BMC को करोड़ों रुपये का चूना लगाया और जिसकी जांच की आंच अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। जी हां, मीठी नदी सफाई घोटाले में अब नया मोड़ आ चुका है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया और उनके भाई सेंटिनो मोरिया से एक बार फिर पूछताछ की है। करीब 65.54 करोड़ रुपये के इस घोटाले में अब तक 2 बिचौलियों केतन कदम और जय जोशी को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार यानी 26 मई को EOW अधिकारियों ने डीनो मोरिया और उनके भाई से करीब 8 घंटे लंबी पूछताछ की है। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम सेंटिनो मोरिया के साथ उबो राइड्स नाम
की कंपनी में साझेदारी है, जो मुंबई से में इलेक्ट्रिक बग्गी टूरिज्म सेवा देती है। इस कंपनी का उद्घाटन खुद उद्धव ठाकरे और तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब ने किया था। ईओडब्ल्यू की जांच में ये भी पता चला है कि ऊबो राइड्स और केतन कदम से जुड़ी एक और कंपनी के बीच कई संदिग्ध वित्तीय लेन देन हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक वोडरेक इंडिया नाम की कंपनी में केतन कदम के साथ पुनीता कदम और सेंटिनो मोरिया भी निदेशक है। यही नहीं, ईओडब्ल्यू को डीनो मोरिया और केतन कदम के बीच कई फोन कॉल्स के रिकॉर्ड भी मिले हैं। ईओडब्ल्यू का मानना है कि इस संदिग्ध ट्रांजैक्शन की गहराई से पड़ताल जरूरी है और इसी वजह से डीनो मोरिया और उनके भाई को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखना होगा कि जांच की दिशा और किन नामों तक पहुंचती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार। आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में भीषण सड़क हादसा में 26 लोग हुए घायल। वहीं आपको बता दें कि कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र है जहां पे सुबह 4:15 बजे सड़क हादसा में दोनों ही जो स्लीपर बसें हैं इनमें सभी यात्री सवार थे। ये दिल्ली से गोरखपुर और दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही थी। दो बसें हैं, दोनों बसों में एक बस ने पीछे से ड्राइवर चालक ने नींद के अवस्था में गाड़ी टक्कर मार दी, जिसमें बस पलट गई और यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों को बिल्हौर सीएचसी में प्रशासन ने और क्षेत्रीय लोगों ने भर्ती कराया, जहां पर गंभीर अवस्था में यात्री जो थे उनको सीएचसी हॉस्पिटल ने तुरंत रेफर किया कानपुर जिला हैलट अस्पताल के लिए। वहीं आपको बता दें कि जिसमें उपचार चल रहा है और ऐसे में देखने वाली बात यह है जिस तरीके से सुबह 4:15 बजे ड्राइवर की नींद लगने के कारण ये हादसा हो गया था। वहीं आपको बता दें कि पूरी तरीके से ये रोड जो है यातायात बाधित हो गया था। वहीं लोकल पुलिस और नेशनल हाईवे की प्रशासन ने इसमें पूरी तरीके से क्रेन लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद रोड खाली कराया गया और सुचारू रूप से यातायात चालू कराया गया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है जितने लोग घायल हैं उनको जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इलाज कर रही है और वहीं जो नाजुक जिनको हल्की फुल्की चोटें थी उनको सुचारू रूप से पुलिस प्रशासन ने दूसरी बस से उनको उनके गंतव्य तक भेजा गया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि उस जगह पहले भी एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब अभी तक इस चीज को कह पाना मुश्किल है कि जब ये कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेस आगरा हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, इसमें इतनी तेज गाड़ियां जो चलती हैं किसी तरीके से ना ही कोई बाधित होता है। और ये सुबह जो स्लीपर बसें हैं अधिकतर ये टूर से गणतंत्र अपने दिल्ली से चलकर ये गोरखपुर हो या प्रतापगढ़ या बिहार कई शहरों के कई राज्यों में बसें जाती हैं। वहां पर ऐसे में अगर बात की जाए यात्री भी सवार होते हैं। इन्हीं बसों में पूर्ण रूप से जो सिल्टेक्स छुपाकर जो माल वाहक होते हैं ये भी इसी में माल लाया जाता है। तो ऐसे में जब ये सुबह 4:15 बजे इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इस गाड़ी में मैक्सिमम 40 लोग सवार होते हैं जिसमें से 26 लोगों की चोट आई है। तो सभी लोगों को जिला अस्पताल के लिए और लोकल सीएचसी है जो बिल्हौर में वहां भर्ती कराया गया। अब ऐसे में जो गंभीर हल्की फुल्की चोटें थी उनको पुलिस ने और प्रशासन ने लगातार उनको मिलकर उनको सुचारू रूप से उनके गंतव्य स्थल पर भेज दिया गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कानपुर जो यातायात आरटीओ विभाग है, यातायात की बात करी जाए तो किस तरीके से ऐसे स्लीपर बसों पर किस कार्रवाई करती है, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये देखा जाए कि सिल्टेक्स के छुपा कर ये प्राइवेट बसें जो है ये इनमें स्लीपर बसों में ये मालवाहक होता है और ऐसे दूसरे गणतंत्र तक ये सामग्री ले जाते हैं। क्योंकि ये दिल्ली से जब सफर करते हैं तो ये सिर्फ इन्हीं लिए होता है कि ये
वहाँ लगेज लेके और दूसरी जगह लगेज पहुंचाते हैं। इनको सिल्टेक्स का चोरी छुपा काम को ये कहा जा सकता है कि इन्हीं बसों में कई तरीके से पहले भी कुछ चीजें हरकतें हुई हैं और कहीं कुछ माल पिला, कहीं कुछ इस तरीके से माल मिलता है इन्हीं बसों में। तो सबसे बड़ी बात यह है प्रशासन लगातार ऐसी बसों पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि ये स्लीपर बसें हैं और इन पर ना ही किसी तरीके से ध्यान देते हैं। इनमें आराम से जो है मालवाहक हो जाता है और इन्हीं बसों में सवारी भी लोड करके ये एक दूसरे राज्य से ले जाते हैं। वही ड्राइवर जो है 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं। अचानक से इनकी नींद लगने के बाद में इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार आखिर में कौन होगा और किस तरीके से अब कार्रवाई होगी, क्योंकि यात्री जो है दिल्ली से अपने शहर जा रहे हैं, अपने कहीं भी गणतंत्र जा रहे हैं, तो उन पे जिस तरीके से गंभीर रूप में चोटें आती हैं, तो फिर लगातार पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाती है और सुरक्षित इनके जो हल्की फुल्की चोटें हैं इनको भेजने का काम कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बात कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का बहुत अहम देखने को मिल रहा है कि ऐसे में ये जिस नाजुक यात्रियों थे उनको किस तरीके से उनकी सेवा भक्ति में उनको निकाला गया, उनके गणतंत्र में उनको भेजा गया। वीडियो लिस्ट अशोक अलग साथ सुनील कुमार जगत न्यूज कानपुर।